बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र जो है उससे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे उसके बारे में आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। उसके आंसर को भी अर्थात जो प्रश्न मैं बताऊंगा उसके आंसर्स को भी बताने का प्रयास करूंगा। अर्थात आपका यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और रिवीजन क्लास एक प्रकार से आपकी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बी ए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं हेतु या फिर प्रथम सेमेस्टर में जो हैं उनकी बात कर रहा हूँ खास करके। तो प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। आइए चर्चा करते हैं कि आखिरकार इकोनॉमिक्स से कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। यही प्रश्न परीक्षा में आएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। आपकी परीक्षा अभी लगी हुई है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आने वाली परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, 2023-24 इनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। ओके, 100% रिवीजन क्लास के तौर पर मैं इसको पढ़ाने का प्रयास करूँगा ताकि आपका सारा का सारा डाउट्स क्लियर हो और कम समय में आप अच्छी जानकारी प्राप्त कर सके। बात की जाए भाई इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स बीए प्रथम सेमेस्टर में उसके पेपर का नाम क्या होता है? तो प्रश्न पत्र का नाम है आपकी सूक्ष्म अर्थशास्त्र का सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो जो है इकोनॉमिक्स। ओके, तो प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हमको पढ़ना है। आइए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न इससे बनते हैं। निश्चित तौर पर ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। मॉडल पेपर है 2022 का, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को इसमें हमने समाहित किया है और उसके आंसर को बताने का प्रयास वीडियो के माध्यम से आप किया जाएगा। सभी दोस्तों के से यही जो है अनुरोध है कि वो सभी लोग वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के पास पहुंचा दीजिए। आपको पता है कि इससे पहले सोशियोलॉजी, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, हिंदी साहित्य या इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट की वीडियो मैं आपको देता रहता हूं और हर सब्जेक्ट में बहुत सारे प्रश्न मेरे बताए हुए फंसते हैं। और आपको बता दूं जिनकी परीक्षा जैसे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही है उनके लिए खास करके हमने ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर बहुत सारे अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में ऑब्जेक्टिव वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना दिए हैं, इकोनॉमिक्स की हो, सोशियोलॉजी की हो, पॉलिटिकल साइंस की हो, हिंदी साहित्य की हो, सभी की। हालांकि हिंदी साहित्य का पेपर हुआ था अभी हमने साल में करवाया है, रात के 8 बजे से क्लास हुई थी उसकी। उसमें देखिए 75 प्रश्न पूछे आने हैं जो है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में। 75 प्रश्न, एक प्रश्न का 1 नंबर मिलेगा, इस प्रकार से 75 नंबर आपका पूर्णांक था। ठीक है, बहुत सरल प्रश्न आए थे मेरे प्यारे दोस्तों और ऐसे ही सरल प्रश्न आपके हर परीक्षा में आएंगे और आपने पेपर देखा हो ही हुआ। चलिए सभी प्रश्न देखेंगे भाई, सभी प्रश्न आपको यहाँ पर करने अनिवार्य हैं। खंड आ की मैं बात कर रहा हूँ, 50 शब्दों में आपको प्रश्न पत्र के उत्तर को लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र को बता चुका हूँ, लिखित वाला यहाँ पर बताने का प्रयास जो है किया जा रहा है। तो लिखित में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव के छात्र छात्राएं इस वीडियो से भी लाभान्वित हो सकेंगे। ओके, चलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है डाटा मैं जो बताऊंगा वो ऑब्जेक्टिव के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। पहला प्रश्न क्या है कि आर्थिक प्रणाली कितने प्रकार की होती है, मतलब आर्थिक प्रणाली की कितने प्रकार होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आर्थिक प्रणाली के कितने प्रकार होते हैं अगर आपसे प्रश्न पूछा गया तो क्या बताएंगे भाई? आर्थिक प्रणाली के मुख्य रूप से बात की जाए तो 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो आर्थिक प्रणाली के 3 प्रकार होते हैं या 3 प्रकार से हम अर्थतंत्र के जो प्रणाली होती है उसको समझ सकते हैं। ठीक, पहली प्रणाली कौन सी हो गई भाई? पहली प्रणाली कौन सी हो गई आपकी? तो समाजवादी आर्थिक प्रणाली। कौन सी? समाजवादी। दूसरी कौन सी हो गई आपकी? मिश्रित अर्थ जो है आर्थिक प्रणाली। और तीसरी कौन सी होती है? पूंजीवादी। कहने का मतलब ये है कि आप बोल दें जो है समाजवादी, पूंजीवादी और इन दोनों का मिश्रण क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। रूस की बात की जाए तो वहाँ पर समाजवादी है। और बात की जाए भारत की तो यहाँ पर क्या है? समाजवादी और जो है पूंजीवादी दोनों का मिश्रण है। कहने का मतलब ये है कि बात की जाए व्यवस्था की, अर्थ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है और साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। कहने का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ और मिश्रित का मतलब क्या है आपको मैं समझा रहा हूँ, आप आसानी समझिएगा। बस लिख देना ही, इतना ही, बस 3 आप हो जाएगा आपका काम, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें क्या होता है कि हर उत्पादन के साधन और ये किसके हाथ में होते हैं? तो उत्पादन के साधनों पर जिस देश में पूंजीपतियों का अधिकार होता है, प्राइवेट सेक्टर का अधिकार होता है, इस प्रकार के अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जबकि बात की जाए यहाँ की साम्यवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था की, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत क्या होता है भाई? जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। किसका? सरकार का अधिकार होता है, अर्थात सरकार के द्वारा प्रशासनिक सेवा जो है बनाई जाती है और उसके तहत जो है सभी में चीज़ें जो है इक्वल तरीके से बाँटी जाती है। तो पूंजीपतियों का अधिकार उत्पादन के साधनों पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था। और जब क्या हो कि उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का भी अधिकार हो कुछ मात्रा में और कुछ मात्रा में सरकार का भी अधिकार हो, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये बात ध्यान रखेंगे। बात की जाए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण तो ऐसे की बात की जाए जो
सरकारी जो है प्राइवेट बस जो चलते हैं, या प्राइवेट हर सेक्टर में प्राइवेट चीज़ें हों, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो ये सब क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की द्योतक है। जबकि बात की जाए जो है इसकी क्या बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की, तो यहाँ पर जैसे सरकारी बस चलेंगे, सरकारी ट्रेनें होंगी, सरकारी मतलब कि हर कार्य सरकारी ही होगा, तो सरकारी चीज़ें। जबकि आप भारत में देखेंगे तो दोनों का उदाहरण आप देखेंगे, आपके यहाँ पर सरकारी बस भी चलती है उत्तर प्रदेश की निगम वाली, ठीक है, तो अब यातायात की, और आप देखेंगे मतलब कि हर राज्य की अलग अलग चलती है, तो सरकारी बसें भी चलती है और प्राइवेट बस भी चलती है। अगर आप देखेंगे सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, तो आप देख सकते हैं कई प्रकार की चीज़ें ना। तो यहाँ पर क्या है जो है प्राइवेट और जो है सरकारी दोनों का एक प्रकार से क्या होता है, समन्वयीकरण है, दोनों का एक प्रकार से तालमेल होकर के चीज़ें होती, तो यही होती है आपकी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो समझ में आ गई बातें। अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए निश्चित तौर पर अगर कुछ बातें की आवश्यकता होती है, मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि आर्थिक प्रणाली के मूल तत्वों को लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम से पूछा सकता है। तो आर्थिक प्रणाली के मूल तत्व कौन कौन से होते हैं, इसको भी सुन लीजिए थोड़ा सा। आर्थिक प्रणाली के जो मूल तत्व होते हैं, चार मूल तत्व होते हैं आर्थिक प्रणाली के। पहला कौन सा होता है, व्यक्ति। चूंकि व्यक्ति नहीं रहेगा तो आर्थिक प्रणाली सही तरीके से नहीं चल पाएगी। दूसरी बात कौन सी होती है, जो है नियमन। नियमन कहने का मतलब क्या होता है, नियमन का मतलब होता है कि उसमें कोई ना कोई नियम हो, जिसके तहत जो है क्या हो, जो क्रिया की जा रही हो उसका जो क्या हो, परिणाम निकले या फिर क्रिया की जा सके। ठीक। तीसरी बात होती है प्रतिफलार्थ। जब नियमन हम लोग कर लें, क्रिया कर लें, तो उसके बाद में हमको कुछ प्रतिफल प्राप्त हो। और चौथी बात क्या होती है, संसाधन। तो संसाधन जो होते हैं ये भी आर्थिक प्रणाली के मूल तत्व होते हैं। संसाधनों के माध्यम से ही हम उन पर नियमन करते हैं व्यक्ति के द्वारा। तो व्यक्ति संसाधनों का नियमन करने के तदुपरांत प्रतिफल प्राप्त करता है। तो ये आप एक समझिए कि आर्थिक प्रणाली के ये जो है मूल तत्व होते हैं, व्यक्ति और नियमन और प्रतिफल और संसाधन। ओके, क्लियर हो गई बातें। निश्चित तौर पर सारी आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे कि मांग की कीमत लोच मापने की कितनी विधियां हैं। मांग की कीमत लोच मापने की कितनी विधियां, भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मांग की लोच की बात की जाए तो मापने की कई विधियां, जैसे कि पहली विधि का अगर आप नाम लिखना चाहें तो लिखेंगे अनुपातिक विधि। क्या भाई, अनुपातिक विधि। दूसरी विधि कौन सी है, कुल व्यय विधि। कौन सी है, कुल व्यय विधि। और तीसरी विधि कौन सी है आपकी, तीसरी विधि आप लिखेंगे बिंदु विधि। कौन सी, बिंदु विधि। और चौथी विधि आप क्या लिखेंगे भाई, चाप लोच विधि। कौन सी, चाप लोच विधि। तो ये चार प्रकार की विधियां होती हैं जो कि मांग की लोच को मापने की हैं। ओके, तो मांग की लोच को मापने की जो विधियां हैं हमने आपको बता दी। बात की जाए मांग की लोच की, तो मांग की लोच को श्री जॉन रॉबिन्स के द्वारा मांग की लोच की परिभाषा का सूत्र दिया गया एक, और कहा गया, और किसने दिया, तो श्रीमती जॉन रॉबिन्स ने। आपसे पूछेगा कि मांग की लोच की जो है परिभाषा सूत्र के रूप में किसने व्यक्त करी, तो प्रोफेसर जॉन रॉबिन्स ने व्यक्त करी। और उन्होंने क्या कहा, प्रोफेसर जॉन रॉबिन्स ने कहा, क्या कहा कि कीमत लोच की परिभाषा को देते हुए एक सूत्र बताया कि कीमत लोच यानी कि ई और नीचे डी, ये स्मॉल ई और नीचे स्मॉल डी और ब्रैकेट में कर दीजिए, ये जो है एक प्रकार से इसका प्रतीक है कीमत लोच का। इसको कीमत लोच कहा जाता है। इसका बराबर उन्होंने क्या बताया कि मांग में अनुपातिक परिवर्तन। क्या, मांग में अनुपातिक परिवर्तन, और बटे में क्या था, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, मांग की लोच बराबर क्या होता है, मांग में अनुपातिक परिवर्तन, अर्थात मांग में कितना परिवर्तन हुआ है और उसकी जो वस्तु है उसकी कीमत में कितना परिवर्तन हुआ है, तो दोनों की अनुपातिक परिवर्तन को हम लोग बटे में कर लेते हैं। मांग की अनुपातिक परिवर्तन को हम कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, वही हमारी कीमत लोच निकल आती है। मान लेते हैं मांग में अनुपातिक परिवर्तन, मांग में अनुपातिक परिवर्तन कितना है, मान लेते हैं मांग जैसे कीमत, आप सोचिए कीमत जब बढ़ेगी तो क्या होगा, कीमत बढ़ेगी तो मांग में जाहिर सी बात है कमी आएगी। ठीक, लेकिन बात की जाए अगर कीमत घटेगी तो मांग में वृद्धि होगी, कोनो जो है वस्तु सस्ती हो जाएगी तो ज़्यादा मार्केट में बिकेगी, बिकेगी नहीं कि बिकेगी, आप बताओ, बिकेगी ना। तो बिकेगी तो आखिरकार उसमें कीमत में भी परिवर्तन होगा और मांग में भी परिवर्तन होगा। अब कैसे परिवर्तन होता, आइए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे कि मान लेते हैं 1 किलो चीनी है, 1 किलो चीनी आपको 40 रुपए किलो पहले मिलती थी सामान्य मूल्य पर। ठीक है, कितने रुपए मिलती थी भाई, 1 किलो चीनी आपको 40 रुपए किलो मिलती थी, पर किलो 40 रुपए में मिलती थी। अब हुआ क्या कि मांग में आप क्या कर दें, कोई अनुपातिक परिवर्तन कर दें। अनुपातिक परिवर्तन माने कि मांग में कुछ परिवर्तन आप कर दो। अब मांग में मान लेते हैं हमने परिवर्तन किया कि हमने 30 रुपए किलो चीनी बेचना प्रारंभ कर दिया। 30 रुपए किलो चीनी बेचना प्रारंभ कर दिया, पहले कितने में बिक रही थी, 40 रुपए में। अब देखिए कितने की घटोत्तरी हुई, 10 रुपए की क्या हुई भाई, घटोत्तरी हुई। बड़े ध्यान समझने का प्रयास करेंगे, अगर समझ में आई बातें तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऐसा कोई आपको समझाएगा नहीं मेरे भाई, आपको आपकी भाषा में समझाने का प्रयास मैं करता हूं। देखिए तो
40 में से अगर 30-40 रुपए किलो चीनी थी, 30 रुपए किलो आपने बेचा, 10 रुपए किलो एक प्रकार से बात की, या अनुपातिक परिवर्तन आया। कितना आया अनुपातिक परिवर्तन? 10 आया। हालांकि इसको काटेंगे तो 1 आएगा परिवर्तन, लेकिन हम मान लेते हैं 10 परिवर्तन ताकि आपको समझ में आए। अब 10 परिवर्तन हुआ। अब मान लेते हैं कि पहले जो जब 40 रुपए किलो चीनी थी, तो चीनी मान लेते हैं एक दिन में कितने बिकती थी भाई? एक दिन में चीनी मान लेते हैं 20 रुपए, मतलब कि 20 जो है किलो बिक जाती थी। अब हुआ क्या कि चीनी के मूल्य में जब हम घटोत्तरी कर दिया, परिवर्तन हुआ चीनी के मूल्य में 10 रुपए का, तो चीनी 30 रुपए किलो हो गई। और जब चीनी 30 रुपए किलो हो गई, तो चीनी यही जो 20 किलो बिकती थी, वही कितने किलो बिकने लगी भाई? वही चीनी 40 किलो जो है एक दिन में बिकने लगी। जो चीनी 40 रुपए में एक दिन में 20 रुपए किलो, मतलब कि 20 किलो बिकती थी, वही चीनी 30 रुपए किलो जब हमने कर दिया, तो वो जो है एक ही दिन में 40 किलो बिकने लगी। अब हुआ क्या कि इसमें जो है मांग की लोच में परिवर्तन हुआ, मतलब कि ये मांग में परिवर्तन। देखिए, ये मांग है कि 20 किलो एक दिन की मांग थी 40 रुपए किलो में, और जब हमने कीमत में घटोत्तरी कर दी, तो क्या हुआ भाई? मांग में भी क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, और 40 किलो बिकने लगी। तो क्या हुआ भाई? 20 किलो चीनी जो है, 20 किलो चीनी अब इसमें परिवर्तन हो गया मांग में। अब देखिए, मांग में परिवर्तन ये हो गया आपका, ठीक है, कीमत में परिवर्तन ये हो गया 10। तो देखिए, अब प्रश्न मतलब कि इन्होंने श्रीमती जॉन रॉबिन्स ने क्या बताया था सूत्र, कि कीमत लोच की बराबर, मांग की कीमत लोच अगर निकालना हो तो स्मॉल ई डी बराबर क्या लिखेंगे आप? स्मॉल ई डी बराबर मांग में अनुपातिक परिवर्तन। मांग में कितना अनुपातिक परिवर्तन हुआ भाई? तो चाहे आप यहाँ से 0 0 काट लो अनुपातिक परिवर्तन में, और चाहे ना काटो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुपातिक परिवर्तन कितना हुआ? 2 और 1 का अनुपातिक परिवर्तन हुआ, लेकिन हम इसको छोड़ देते हैं। हम मानते हैं कि 20 जो है कीमत, 20 किलो चीनी ज़्यादा बिकने लगी, और 10 रुपए किलो जब हम चीनी में मतलब कि कम किए तब। अब देखिए 20, तो मांग में अनुपातिक परिवर्तन, मांग में कितना परिवर्तन हुआ? 20 किलो चीनी मतलब बढ़ गई। ओके, तो ऊपर लिखेंगे। उसके बाद में कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, कीमत कितना हमने घटाई थी? 10 रुपए, 10 हमने कर दिया, तो 0 से 0 कटा, 1 से 0 से 0 कट गया, तो क्या बचा भाई? 2/1। और 2/1 हम लिखेंगे नहीं, तो इस प्रकार से क्या लिखेंगे? अतः दी गई वस्तु की मांग की लोच बराबर कितना हो जाएगी आपकी? तो मांग की लोच बराबर आपकी कितनी हो जाएगी भाई? तो 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। हो जाएगी ना 2? होगी कि नहीं होगी? हो गई ना? उदाहरण के रूप में समझा दिया। मांग की लोच आपके समझ में आ गई। मांग की जो लोच होती है, मतलब कि मांग की लोच वो क्या होती है कि आखिरकार मांग में अनुपातिक मतलब मांग में कितना परिवर्तन हुआ, और जब हम उसके मांग में परिवर्तन की बटे में जो कीमत में परिवर्तन होता है उसको भाग दे देते हैं, तो आपका मांग की लोच निकल आती है। निश्चित तौर पर आपको अब कोई मांग की लोच से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए, आप आसानी से इस सब उदाहरण को देकर के समझा सकते हो, कोई दिक्कत की बात आपकी नहीं होगी। समझ में आ गई बातें? फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न क्या है कि उपयोगिता का अर्थ समझाइए। उपयोगिता का अर्थ समझाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। उपयोगिता क्या होती है भाई? उपयोगिता का अर्थ समझाइए। तो बात की जाए उपयोगिता की, तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वस्तु का वह गुण, व्यक्ति या क्षमता जिसमें, क्या? वस्तु का वह गुण, व्यक्ति या क्षमता जिसमें किसी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से की जाती है, उसी को यूटिलिटी अर्थात उपयोगिता कहा जाता है। उपयोगिता को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? यूटिलिटी कहा जाता है। उपयोगिता की बात की जाए तो इसको एक प्रकार से एक सीमांत उपयोगिता भी होती है। सीमांत उपयोगिता क्या है? सीमांत उपयोगिता उस अतिरिक्त संतुष्टि अर्थात अतिरिक्त उपयोगिता को बताती है, जो कि उस वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्रयोग करने से उपभोक्ता को प्राप्त हो जाती है। सीमांत उपयोगिता मान लेते कोनो व्यक्ति की जो है उपयोगिता है कि उसको पल्सर गाड़ी लास्ट समय पर ले, मतलब कि पल्सर गाड़ी ही लेनी है, तो उसकी एक प्रकार से वो लास्ट इच्छा हो, तो लास्ट उपयोगिता उसी पल्सर का गाड़ी हो, तो वही चीज़ होती है कि हाँ वो वही लेगा। तो ये होती है आपकी उपयोगिता, मतलब किसकी, व्यक्ति की क्या उपयोगिता है, कहने का मतलब कि वस्तु का एक गुण होता है जो कि व्यक्ति और व्यक्ति की जो क्षमता होती है उसमें किसी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, जिसकी जितनी उसकी क्षमता है उसके हिसाब से, तो उसी को परोक्ष रूप से हो जाए चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो जाए, ठीक है, उसी को उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता की जब सीमा अंत हो जाए तो उसी को सीमांत उपयोगिता कहते हैं, अर्थात उसकी कोई लिमिट ना, मतलब कि लिमिट जब समाप्त हो जाए तो उसी को क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता। मान लेते हैं आपकी जेब में 40 रुपये है और 1 किलो चीनी आपको, मतलब कि 40 रुपये में 1 किलो चीनी ही मिलती है, तो 1 किलो चीनी आप ले लेंगे, उसके बाद में आप कोई उपयोगिता मतलब नहीं रखेंगे कि मार्केट में कि अब भाई 40 रुपये खत्म हो गए हमारे, तो चीनी हमने ले ली, अब एक पैसा नहीं, तब आप कपड़ा थोड़ी ना खरीदेंगे जा करके, तो घर चले आएंगे सीधे। तो आपकी सीमांत उपयोगिता हो गई कि बाजार में उतनी देर के लिए आपके पास 40 रुपये थे, तो 40 रुपये में आपने चीनी खरीद ली। चीनी खरीदना की उपयोगिता आपकी थी कि 40 रुपये में चीनी हमको मिल गई, ठीक। तो अब उसके बाद में कुछ ना खरीदेंगे ना, तो यही होता है सीमांत उपयोगिता। समझ में आ गई बातें? आगे समझते हैं। अगली प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न है क्या कि व्यापार की शर्तों का सूत्र लिखिए। व्यापार की शर्तों का सूत्र लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है।
व्यापार की शर्तों का सूत्र क्या होता है भाई? व्यापार की शर्तों का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले हम समझते हैं कि व्यापार की शर्तें होती क्या है। तो जिस दर पर, क्या आप लिखेंगे कि जिस दर पर एक देश की वस्तुओं का विनिमय दूसरे देश की वस्तुओं से होता है, उसी दर को हम क्या कहते हैं, या उसे हम क्या कहते हैं, व्यापार की शर्तें कहते हैं। ठीक, कहने का मतलब समझ के बातें। जैसे मान लेते हैं कि जौने दर पर हम एक देश, कोई एक देश है, उसमें कोई दर चल रही है, उस रेट से, रेट माने होता दर, तो उस रेट से जो है उस वस्तु की विनिमय जब हम दूसरे देश में करते हैं, तो उस देश में जो है उस देश की जो वस्तुओं का से होता है, मतलब कि जब हम कि जिस दर पर एक देश की वस्तुओं का विनिमय हम दूसरे देश की वस्तुओं से करते हैं या होता है, तो उसी दर को हम क्या कहते हैं, उसी दर को हम व्यापार की शर्त कहते हैं कि भैया हाँ इतनी व्यापार की शर्तें हैं, इसी दर पर हम लोग देंगे, तो उसी दर को हम क्या कहते हैं, व्यापार की शर्त कहते हैं। व्यापार की शर्त का सूत्र क्या होता है भाई? व्यापार की शर्त शर्त का जो सूत्र होता है, उसका सूत्र आप लिखेंगे क्या, कि व्यापार की शर्त बराबर, क्या लिखेंगे, व्यापार की शर्तें बराबर आयत, मतलब कि आयत का मूल्य, क्या, आयात का मूल्य। आयात का मूल्य मतलब कि मान लेते हैं कोनो देश है, उसने आयात का मूल्य कितना रखा हो, निर्यात का मूल्य, निर्यात का मूल्य। ठीक, तो व्यापार की शर्तें कितनी होंगी, रेट कैसे निकले, निर्यात की शर्तें, तो आयात का मूल्य लिखेंगे और निर्यात का कुल मूल्य लिखेंगे। आयात का कुल मूल्य मान लेते हैं कोनो देश है, वो कोई चीज़, आयात माने होता है खरीद रहा है, निर्यात माने होता है बेच रहा है, तो मान लेते हैं कि वो जो है 10,000 रुपये, मान लेते हैं 10,000 रुपये की, 10,000 रुपये की कोई आयात कोई भी देश कर रहा है, और मान लेते हैं कि वो जो है 20,000 रुपये का क्या कर रहा है भैया, 20,000, या मान लेते हैं 5,000 रुपये का क्या कर रहा है, 5,000 रुपये का निर्यात कर रहा है, 5,000 रुपये का कोई देश बेच रहा है, और 10,000 रुपये का क्या कर रहा है, आयात कर रहा है। तो इसके बीच में व्यापार की शर्तें बराबर क्या होगी भाई? तो व्यापार की शर्त बराबर क्या होता है, आयत मतलब कि आयात का कुल मूल्य बटे निर्यात का कुल मूल्य। तो 10,000 रुपये आयात का कुल मूल्य हो गया, निर्यात का कुल मूल्य कितना होगा, 5,000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया आपका, 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितना बचा 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, व्यापार की शर्तों बराबर कितना आइएगा, 2 आएगा। तो ये 2 रेट आ गया आपका, ये व्यापार की शर्त होती है। ठीक, ये क्लियर हो गई बातें, आगे समझते हैं। 5वां नंबर प्रश्न, दुर्लभता का क्या अर्थ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, दुर्लभता का क्या अर्थ है भाई? दुर्लभता का क्या अर्थ है? दुर्लभता की बात की जाए तो सभी अर्थव्यवस्था, चाहे वह भारत की हो या फिर उसकी तरह कोई अल्प विकसित हो, या अमेरिका की तरह कोई विकसित अर्थव्यवस्था हो, सभी के पास उत्पादन के साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। लिमिट होती है हर संसाधन की, सबके पास सीमित संसाधन है, जबकि उनकी आवश्यकता क्या होती है, असीमित होती। चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे जो है भूटान हो, हर एक देश की, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, जापान हो, फ्रांस हो, कोई हो, तो हर देश की जो है संसाधन जो है वो सीमित हैं, लेकिन मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो असीमित हैं। वहाँ के लोगों की इच्छाएं क्या हैं, असीमित हैं। और अर्थव्यवस्था में उपलब्ध उत्पादन साधनों, जैसे कि भूमि हो गई आपकी, उपलब्ध साधन है आपके, श्रम हो गया, पूंजी हो गई, उद्यम हो गया, ये सब क्या है भाई, ये सब आपके क्या है, उत्पादन साधन है, उत्पादन के साधन। और साधनों की मांग की तुलना में पूर्ति सीमित होना दुर्लभता कहलाती है। मतलब कि पूर्ति का सीमित हो जाना, मतलब कि मांग ज़्यादा है और पूर्ति सीमित है। मांग मान लेते हैं 10 मोबाइल फ़ोन की मांग है, लेकिन 5 ही मोबाइल फ़ोन है, तो ये क्या हो गई, यही होगी दुर्लभता, कि आपको मोबाइल खरीदने में क्या होगी, दुर्लभता का महसूस होगा। आप दुर्लभता के तरीके, दुर्लभता माने होता है क्या, दुर्लभता माने क्या होता है, एक प्रकार से कठिनाई हो आपको, तो जब वस्तुओं को खरीदने में आपको कठिनाई का सामना करने पड़े, संघर्ष करना पड़े अपने लोगों से, तो वो दुर्लभता होती है। कि मान लेते हैं कि 10 ही मोबाइलियाँ रही, अब 5 तो भैया 5 मतलब कि 5 मोबाइलियाँ रही और खरीदे वाले 10 जने हैं, तो मन का हुए कि मूल्य जो है मोबाइल के बढ़ जाए, 10,000 रुपये मोबाइल मिलत रही, तो 20,000 रुपये मोबाइल मिले लगी, मिले कि ना मिले, का बताओ, मिले ना। तो कहा मतलब ये है कि जब 10,000 रुपया के मोबाइल रही या 5,000 के रही, तो 10,000 में बिके, 10,000 के रही तो 20,000 में बिके। चूंकि उत्पादन के साधन जोन है, मोबाइल जोन है वो कम है और खरीदे वाले ज़्यादा हैं, तो यही में क्या हुए, जो खरीदे वाले हुए हैं उन्हें एक फीलिंग महसूस हुए, वो फीलिंग होती दुर्लभता। तो दुर्लभता वह स्थिति होती है जब किसी देश में उत्पादन के साधनों की मात्रा सीमित हो, और जो है जो उपयोग करने वाले व्यक्ति होते हैं उनकी मात्रा अधिक होती है। तो इसी जो है जब उसमें उसको खरीदना पड़ता है या फिर उसका उपयोग करना पड़ता है किसी वस्तु का, तो उसमें दुर्लभता का अनुभव करना पड़ता है। वही स्थिति दुर्लभता की स्थिति अर्थशास्त्र में कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा है, निश्चित तौर पर हमने आपको समझा दी है। कोई प्रकार का
कष्ट या कोई प्रकार का मानसिक आपका एक तनाव अब नहीं होना चाहिए दुर्लभता के बारे में। निश्चित तौर पर आपकी समझ में आ गई होगी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुर्लभता की, हाँ, एक बात और आपको बता दूं, दुर्लभता बराबर क्या होता है? दुर्लभता का सूत्र अगर आपसे पूछे तो क्या लिखेंगे? दुर्लभता बराबर होता है, दुर्लभता बराबर क्या होता है? साधनों की मांग। क्या लिखेंगे? दुर्लभता बराबर साधनों की मांग। क्या लिखेंगे? दुर्लभता बराबर साधनों की मांग और इज जो है ग्रेटर देन, ठीक है, साधनों की पूर्ति, मतलब कि लेस देन साधनों की पूर्ति। मतलब साधनों की पूर्ति क्या होती है? कम होती है। अर्थात साधनों की जो एक प्रकार से मांग है वो ज़्यादा होती है और साधनों की पूर्ति जो होती है उसकी कमी होती है, अर्थात अभाव होता है। अब ऐसा मेरे प्यारे दोस्तों आपके दिमाग में घुस गया होगा ये कॉन्सेप्ट कि आपको कभी भूलेगा नहीं जीवन में। इकोनॉमिक्स आपके दिमाग में चली गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें अगर पूछे, आर्थिक लगान का क्या सूत्र होता है? कभी कभी एग्जाम से प्रश्न पूछ ले, आर्थिक लगान का क्या सूत्र होता है? तो आर्थिक लगान का सूत्र क्या होता है? आर्थिक लगान बराबर वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय। ओके, ये सब ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को हम जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके समक्ष भाई? तो दुर्लभता हो गया आपका। अगला प्रश्न है 6वां नंबर कि आय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? क्या आय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? तो आय प्रभाव क्या होती है भाई? इसको हम समझ लेते थोड़ा सा। आय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? तो बात की जाए, एक व्यक्ति हैं प्रोफेसर हिक्स। प्रोफेसर हिक्स जो है इकोनॉमिकल, मतलब कि एक प्रकार से इकोनॉमिस्ट हैं। कहने का मतलब ये है कि ये अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर हिक्स, और इन्होंने कहा आय के प्रभाव को समझाते हुए कि यदि वस्तुओं की, क्या कहा? कि यदि वस्तुओं की कीमतें जो होती हैं अर्थात सेम रहती हैं, मतलब कि यथास्थिर रहती हैं। यदि वस्तुओं की कीमतें जो हैं यथास्थिर अर्थात सेम रहती हैं, परंतु क्या हो, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए या कमी आ जाए उसकी आय में या वृद्धि हो जाए, तो क्या होता है कि वह वस्तुओं की कम मांग या फिर अधिक मांग कर सकता है और उसकी संतुष्टि पहले की अपेक्षा घट जाती है या फिर बढ़ जाती है। संक्षेप में आय प्रभाव को निम्न प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषा मैं आपको बता दूं, उसके बाद में मैं आपको अपनी भाषा में समझा दूंगा। तो आय प्रभाव आप क्या लिखेंगे कि आय प्रभाव मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को बताता है जो कि केवल आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है, जबकि वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं। आपको मैं बता दूं कि मान लेते हैं चीनी, एक उदाहरण ले लो। चीनी ज़्यादा रोज़मर्रा की वस्तु है कि रोज़े आप चाय पीते हो, चीनी मंगाते हो जो है अपने बगल के शॉपकीपर के पास से, तो आप चीनी रोज़ मंगाते हो, चाय पीते हो। अब आपको समझा दें कि आखिरकार आय प्रभाव क्या होता है, आय का प्रभाव कैसे पड़ता है पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था पर, इसको आपको समझाने का प्रयास, ठीक है। चलिए, तो भैया आय का प्रभाव क्या होता है? मान लेते चीनी आपकी 40 रुपये किलो थी। चीनी आपकी 40 रुपये किलो पहले थी और अब भी चीनी 40 रुपये किलो ही बिकेगी। मतलब कि आय जो, मतलब क्या, जो वस्तु की कीमत है, वस्तु की कीमत आपकी स्थिर है। इस वस्तु की कीमत क्या है? सेम है। वस्तु की कीमत सेम है। 40 रुपये किलो पहले चीनी थी और 40 रुपये किलो चीनी आज भी बिक रही है। दो कंडीशन हो गई, ये पहले की चीनी मतलब 40 रुपये किलो और आज भी चीनी 40 रुपये किलो बिक रही है। अब हो क्या कि कोनो व्यक्ति है, मान लेते हैं निरहू। अब निरहू व्यक्ति जो है उसकी बात की जाए तो वह कमाता है 5,000 रुपये मंथली। मान लेते हैं वो 5,000 रुपये महीने का कमाता था जब 40 रुपये किलो चीनी खरीदता था। मान लेते हैं उसकी कमाई कितनी हो जाए भाई? उसकी कमाई 10,000 रुपये हो जाती है। उसकी कमाई 10,000 रुपये हो जाती है कुछ वर्षों के बाद में। लेकिन जब वो 5,000 रुपये में चीनी खरीद रहा था 1 किलो और वही चीनी 40 रुपये किलो ही बिक रही है, जब उसकी तनख्वाह 10,000 हो गई तो क्या करेगा भाई? वो सुबह मान लेते हैं एक टाइम चाय पी रहा था पहले निरहू, अब क्या हो कि उसके 10,000 आने लगे हैं, दोनों टाइम चाय पियेंगे, बनाओ दोनों टाइम चाय पियेंगे हम। तब क्या होगा भाई? अब 10,000 रुपया दोनों टाइम चाय पीने लगा। अब निरहू जब 5,000 रुपये सैलरी पा रहा था तो एक महीने, मतलब कि जो है एक दिन में 1 किलो चीनी की खपत उसके यहाँ पर मान लेते होती थी। एक दिन में 1 किलो चीनी की खपत होती थी। लेकिन क्या हुआ कि अब वो दोनों टाइम चाय पीने लगा तो उसकी जो है 2 किलो चीनी एक ही दिन में ख़त्म होने लगी। 2 किलो चीनी एक ही दिन में ख़त्म होने लगी। क्यों ख़त्म होने लगी? क्योंकि उसकी आय में वृद्धि हो गई। और जब आपके पास पैसा होगा तो नए नए रुतबे आएंगे, नए नए शान आपके दिमाग में आएंगे, नए नए कपड़े खरीदेंगे, मोटरसाइकिल खरीदेंगे, तमाम प्रकार के जो है कार्य, जो रुके हुए कार्य होंगे वो करेंगे। तो क्या होगा?
जब आपकी आय में क्या हो, वृद्धि हो या घटोतरी हो सकता है यही आपका मान लेते हैं कि 5,000 जो निरहु पावत रहे वही 5,000 माँ क्या हो जाए 2,500 पावे लगे, 3,000 रुपये महीना पावे लगे हैं, तो वह चिनिया आधा किलो खरीदे लगी हैं। खरीदी है कि ना खरीदी है? खरीदी है ना। तो वही चीज है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति के आय में परिवर्तन होता है, चाहे आय उसकी बढ़ जाए, चाहे कमाए ज़्यादा लागे, चाहे कम कमाए लागे, तब क्या हुए भाई कि कीमत अगर वस्तु के स्थिरो है तो वमन घटोतरी बढ़ोतरी हुए। कहे का मतलब ये है, एक बात शुद्ध हिंदी में समझ लो कि अगर आय में परिवर्तन जो है हुआ तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो या ना हो, आय के कीमत में परिवर्तन या आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है। अगर आय बढ़ती है किसी व्यक्ति की तो वस्तु की मांग बढ़ेगी, आय घटती है किसी वस्तु की सॉरी आय घटती है अगर किसी व्यक्ति की तो उस वस्तु की जो डिमांड होगी वो भी घट जाएगी। समझ में आ गई बातें? तो आय बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, आय घटेगी डिमांड कम होगी। समझ में आ गई बातें? जब आपके हाथ में पैसा होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो घर ही बैठे रहेंगे, वही दुख सुख जो मिल रहा है वही खा लेंगे, उसी में संतुष्टि रहेगी। लेकिन जब पैसा रहेगा तब बहुत ज़्यादा चर्बी आपकी बढ़ेगी और आप बहुत ज़्यादा खर्च करने के लिए मार्केट में आएंगे, नया नया फ़ोन लेंगे, नई तरीके से शर्ट लेंगे, कई प्रकार की चीज़ें होंगी। तो ये समझ में आ गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आय का प्रभाव समझ गए आप क्या होता है। निश्चित तौर पर आपसे कोई भी प्रश्न पूछा है कि प्रभाव को लेकर के बता देंगे। अगला प्रश्न है खेल सिद्धांत या खेल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, खेल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। फटाफट से बताने का प्रयास करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। खेल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बताएं भाई। खेल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, फटाफट से बताने का प्रयास करें। खेल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। क्या किसी को नहीं पता? किसी को नहीं पता? ऑब्जेक्टिव में हमने खूब बताया था, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न भी पूछा जाएगा कि खेल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। फटाफट से बताने का प्रयास करो भाई, खेल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। चलिए, खेल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, फटाफट से देखते हैं भाई कौन बताता है। खेल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ओके चले, खेल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। किसी को नहीं पता क्या? चलिए तब तक और कुछ बातें समझ लेते हैं हम, तब तक कुछ और बातें समझ लेते हैं। बताइए, खेल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपके समझ में आ गई होंगी कुछ बातें, कुछ बातें आपकी जितनी बातें हमने बताई समझ में आ रही हैं ना सारी बातें। मांग की लोच क्या होती है इसको भी हमने आपको समझा दिया। ओके, मांग की लोच भी हमने आपको समझा दी। मांग की आड़ी लोच बची हुई है, अभी मैं उसको समझा दूंगा। ओके, मांग की आड़ी लोच अभी बची हुई है, उसको मैं समझा दूंगा जल्दी, तो आप परेशान ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। खेल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बड़ा अच्छा प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, इसको बताएं। पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है। पूर्ण प्रतियोगिता रखा है प्रश्न, क्या नहीं आगे रखा होगा। पूर्ण प्रतियोगिता एक होती है अपूर्ण प्रतियोगिता, एक होती है पूर्ण प्रतियोगिता। तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती भाई, तो श्रीमती क्या होता है पूर्ण प्रतियोगिता कि जब क्या होता है कि क्रेता, जब कोई क्रेता जो होता है या विक्रेता व्यक्तिगत रूप से बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं करता है तो वस्तु का एक ही मूल्य होता है और इसी स्थिति को पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। जैसे कि श्रीमती जॉन रॉबिन्स कहती हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता उस दशा में होती है जबकि प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन की मांग पूर्णतया लोचदार होती है। इसका अर्थ है कि प्रथम विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है जिससे किसी एक विक्रेता का उत्पादन वस्तु के कुल उत्पादन का एक बहुत ही थोड़ा भाग होता है तथा दूसरे सभी ग्राहक प्रतियोगी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं जिसमें बाजार पूर्ण हो जाता है। ओके, आइए हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार अभी तक किसी ने बताया। चलिए, तो मैं ही बता दे रहा हूँ खेल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था भाई। खेल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने, तो खेल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आपके वान न्यूमान और जो है गेंस्टर्न।
तो किसने किया था भाई? वान न्यूमान और मान गेंस्टर्न महोदय ने खेल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और 1944 ईस्वी में एक इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, इन दोनों की। कौन सी पुस्तक थी? द थियरी ऑफ गेम्स एंड मार्गेंस्टर्स, मतलब कि मान गेंस, जो इनका नाम है उन्हीं के नाम पर क्या नाम था? मान गेंस, मतलब कि गेंस्टर्न। तो इनकी पुस्तक थी द थियरी ऑफ गेम, जो है गेम्स एंड मार्गेंस्टर्न इकोनॉमिक बिहेवियर। इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई 1944 में। उसी पुस्तक में इन्होंने खेल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने? मान गेंस्टर्न और न्यूमान महोदय ने। ओके, क्लियर हो गई बातें। तो और बात की जाए तो इन दोनों ने परस्पर विरोधी स्थितियों वाली विभिन्न समस्याओं के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। और खेल सिद्धांत का प्रयोग जो है केवल अल्पाधिकारी समस्याओं के साथ ही नहीं, वरन उन सभी आर्थिक समस्याओं के साथ इन लोगों ने लागू किया था जिनमें अनिश्चितता की दशा विद्यमान रहती है। जैसे कि बात की जाए अनिश्चितता की दशा में मांग का प्रश्न। इसके अतिरिक्त इस सिद्धांत का प्रयोग व्यापार प्रशासन में, समाजशास्त्र में भी, मनोविज्ञान में, राजनीति विज्ञान में, सेना के नियोजन में और इसी के साथ साथ गैर आर्थिक विषयों के साथ भी इस नियम को हम लागू कर सकते हैं। खेल सिद्धांत, तो खेल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था भैया? फिर से एक बार बताएं, किसने किया था? वान न्यूमान और मान गेंस्टर ने। ओके, क्लियर हो गई बातें? क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके समक्ष है भाई। अगला प्रश्न, साधन बाजार के उत्पादन कौन से हैं? साधन बाजार के उत्पादन कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साधन बाजार के उत्पादन कौन कौन से हैं? साधन बाजार के उत्पादन कौन कौन से, फटाफट से बताने का प्रयास करें। साधन बाजार के उत्पादन कौन कौन से भाई? तो बात की जाए साधन बाजार के उत्पादन की, तो कौन कौन से? जैसे पहला क्या होगा भाई? भूमि हो गई आपकी। भूमि उत्पादन का मुख्य एवं प्रथम उत्पादन माना जाता है। और अर्थशास्त्र में बात की जाए तो भूमि का अर्थ केवल भूमि की ऊपरी सतह से ना लेकर के उसके चारों, मतलब कि उसके ऊपर तथा उसके अंदर विद्यमान जो प्रकृति प्रदत्त जो पदार्थ होते हैं, प्रकृति के द्वारा हमको मिले हुए, जैसे कि मिट्टी हो गई, पृथ्वी जो है, बात की जाए नदी हो गई, पहाड़ हो गए, खनिज पदार्थ हो गए, वायु, प्रकाश, जल, ये सब भूमि के अंतर्गत ही आते हैं। तो साधन बाजार का एक प्रकार से उत्पादन के जो है क्या है? उपादान, उपादान ना, साधन बाजार के उपादान। तो पहला उपादान कौन सा हो गया आपका? भूमि। दूसरा उपादान कौन सा होता है साधन बाजार का? श्रम। श्रम की बात की जाए तो श्रम उत्पादन का दूसरा प्रमुख एवं सक्रिय उत्पादन, मतलब उपादान माना जाता है। मनुष्य के वे सभी शारीरिक एवं मानसिक प्रयत्न जो धन के उपार्जन के हेतु लिए जाते हैं या फिर किए जाते हैं, वो श्रम माने जाते हैं। जैसे कि कच्चा माल, मशीनें, उपकरण, ये सब क्या, ये सब, यही सब होते हैं। ओके, मनोरंजन के लिए किया गया श्रम श्रम नहीं होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और तीसरा बात की जाए, तीसरा जो उपादान होता है साधन बाजार का, वो पूंजी होती है। ओके, कौन सी होती है? पूंजी होती है। तो सामान्य अर्थों में बात की जाए, पूंजी से आशय हम रुपए पैसे से ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं उससे। तो रुपया पैसा से हम ले सकते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र की बात की जाए तो अर्थशास्त्र में पूंजी से हम जो है आशय किससे लेते हैं? मानव निर्मित उन सभी उत्पादन के साधनों से लेते हैं जो और अधिक उत्पादन करने में सहायक होते हैं, उनको हम पूंजी कहते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में। किससे? मानव निर्मित ऐसी वस्तुएं या उन सभी उत्पादन की साधन जिनसे क्या होता है? हम और अधिक उत्पादन कर सकें, वो क्या होती हैं? पूंजी होती है। चौथा जो उपादान होता है साधन बाजार का, कौन सा होता है? संगठन या प्रबंध। क्या होता है भाई? संगठन या प्रबंध। संगठन या प्रबंध की बात की जाए तो संगठन एक ऐसा विशिष्ट प्रकार का श्रम होता है जिसका कार्य उत्पादन के साधनों को एकत्रित करके उसमें मतलब कि उचित तालमेल बनाए रखना होता है। इसी को संगठन या प्रबंधन कहते हैं। वर्तमान उत्पादन प्रणाली में संगठन को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। बिना संगठन के उत्पादन अच्छे तरीके से नहीं हो सकता, इसीलिए ये चीज़ जरूरी होती है, संगठन। तो ये उपादान होता है साधन बाजार का, कौन सा भाई? चौथा उपादान। आपको बता दें कि इससे पहले एक मॉडल पेपर हमने और दिया है, पहले सबसे पहले मॉडल पेपर लिखित वाला दिया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा और ये देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ओके, जो पांचवा जो है साधन बाजार का उपादान, मतलब कि उपादान है, कौन सा भाई? जो पांचवा है आपका, कौन सा है? साहस या उद्यम। क्या है? साहस या उद्यम। साहस या उद्यम क्या होता है? तो उत्पादन कार्य में जो आने वाली जोखिम होते हैं, उन जोखिमों और जो कुछ अनिश्चितताएं होती हैं, उन अनिश्चितताओं को वहन करने का जो कार्य होता है वही साहस कहलाता है।
और यह उत्पादन का अंतिम तथा महत्वपूर्ण उपादान होता है जिस पर कि प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन निर्भर करता है। तो ये उत्पादन के बारे में हमने बता दिया। साधन बाजार के उपादान हमने आपको समझा दिया क्या क्या होते हैं। अगर एग्जाम से आपसे प्रश्न पूछे कि मतलब कि उत्पादन के साधनों का वर्गीकरण कीजिए, तो उत्पादन के साधन साधन कौन कौन से हो गए। पहले तो होते हैं आपका अनिवार्य तथा गौण उत्पादन। दूसरे कौन से होते हैं, मानवीय तथा प्राकृतिक या बाह्य उत्पादन। तीसरा कौन सा हो सकता है आपका, विशिष्ट या अपशिष्ट उत्पादन। चौथा उत्पादन कौन सा हो गया आपका, उत्पादन के उपादान अब जो है अनगिनत हैं, जैसे कि जो है बेनहम और जो है बिकस्टीड और एक व्यक्ति हैं उनका नाम है डेवनपोर्ट। ये तीनों व्यक्तियों ने अलग अलग तरीके से बताया है। ठीक है, तो हालांकि अब हम समझते बेनहम ने अलग तरीके से बताया है। बेनहम कहते हैं कि यदि हम यह मान लें कि उत्पादन के जो है अनगिनत साधन है, तो उत्पादन के उत्पादनों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा और इनकी परस्पर निर्भरता का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ये बात बताई है, तो ये क्लियर हो गई बातें। अब आगे हम समझते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है भाई, 9वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लाभ बताइए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लाभ बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लाभ बताइए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लाभ बताइए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लाभ क्या होते हैं, फटाफट से बताने का प्रयास करें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के क्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लाभ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लाभ बताएं। तो क्या लिखेंगे भाई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इसको समझ लें, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, तो उसके बारे में बता दें आपको। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अर्थ को समझने के पूर्व हमारे लिए आवश्यक है कि हम पहले व्यापार का सही अर्थ जान लें। व्यापार को अंग्रेजी में ट्रेड कहा जाता है। साधारण अर्थों में व्यापार से तात्पर्य वस्तु के क्रय विक्रय से होता है और वस्तु विनिमय को ही हम व्यापार कहते हैं। वस्तुओं की अदला बदली को भी हम व्यापार कहते हैं। ठीक, अब वस्तुओं की अदला बदली हम जैसे मान लेते हैं, हम कोई कागजी मुद्रा देते हैं और उसके बदले हमको कोई वस्तु मिल जाती है, या हम कोई वस्तु देते हैं उसके बदले हमको कोई वस्तु मिल जाती है, तो ये सब क्या होते हैं, इसी को हम व्यापार कहते हैं। समझ में आ गई बातें। जैसे कि मान लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 5 रुपये किलोग्राम की दर से कोई चीज़ खरीद ले रहा है और उसे 6 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है, तो इसे हम भी व्यापार कहेंगे। ठीक है, परंतु यह व्यापार अर्थात ट्रेड का एक संकुचित अर्थ होता है। अगर विस्तृत अर्थ में बात की जाए व्यापार की, तो व्यापार के अंतर्गत वे समस्त आर्थिक क्रियाएं आती हैं जिससे क्या होता है, समाज में उत्पादित जो वस्तुएं होती हैं उनके उपभोग हेतु वितरण किया जाता है। इसके अंतर्गत उन समस्त मानवीय आर्थिक क्रियाओं का समावेश होता है जो वस्तुओं के उत्पादन से वितरण तक जो है की जाती हैं। इतना होने पर भी अत्यंत सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तुओं का विनिमय ही व्यापार है। सिंपल सी परिभाषा, वस्तुओं का अदला बदली या वस्तुओं का विनिमय ही व्यापार होता है। अदला बदली को ही विनिमय कहते हैं। चाहे वह विनिमय किसी भी प्रकार से हो, मतलब कि किसी भी प्रकार से हो या फिर जो है क्यों ना हो, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, व्यापार ही कहेंगे। तो इस प्रकार से जब दो राष्ट्रों के बीच में या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में वस्तु विनिमय या किसी भी प्रकार का विनिमय होता है, तो उसी विनिमय को हम व्यापार कहते हैं। या जब दो राष्ट्रों के बीच में कोई व्यापार होता है तो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। समझ में आ गई बातें। तो जब दो देशों के बीच में, दो राष्ट्रों के बीच में व्यापार हो तो उसे हम जो है क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और व्यापार की बात क्या होती है, जब वस्तुओं का हम विनिमय करते हैं तो उसी को व्यापार कहते हैं। समझ में आ गई बातें। हमारे पास मान लेते हैं कि काली मिर्च है, तो हमने काली मिर्च दे दी अमेरिका को, और अमेरिका से हमने मान लेते हैं कि कोई बिजली बनाने की मशीन ले ली, सॉरी बिजली बनाने की मशीन बोल रहा हूँ, कोई मान लेते हैं हमने ले लिया, कोई जापान को हमने कुछ दे दिया, उनसे हमने जो है कुछ और चीज़ें ले ली। ठीक है, बुलेट ट्रेन ले लिया। तो ये चीज़ें होती हैं। समझ में आ गई बातें, व्यापारी हो। तो इसका तुलनात्मक लाभ क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो है व्यापार का तुलनात्मक लाभ क्या होता है। पहली बात क्या होती है, पहला लाभ हम लिखेंगे। पहला लाभ क्या लिखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण देश को विशिष्टीकरण प्राप्त होता है। क्या, देश का एक विशेष स्थान प्राप्त होता है, विशिष्टीकरण प्राप्त होता है। दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा लाभ क्या होता है, स्पर्धा तथा मूल्य में कमी होती है। क्या, स्पर्धा तथा मूल्य में क्या होती है, कमी होती है। तीसरा इसका लाभ ये होता है कि भौगोलिक या प्रादेशिक श्रम विभाजन रहता है। चौथी बात क्या होती भाई कि इस प्रकार के व्यापार से अधिक सहयोग की भावना को बढ़ावा मिलता है। कल को मान लेते हैं हमने उसको कुछ दिया है और हमारे पास कुछ कम हो जाता है, तो कल को हम उस देश से कह सकते हैं कि भैया हमने आपको समय दिया था, हमें भी आप कुछ दे दो, और फिर जो उसके बदले जो लेना है ले लीजिए, नहीं बाद में ले लेना। तो ये होता है इसका मतलब। ठीक, पांचवा लाभ ये हो सकता है भाई, पांचवा लाभ क्या हो सकता है कि वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत में समानता की प्रवृत्ति रहती है, ताकि कोई व्यक्ति जो है गलत कीमत पर कोई चीज़ ना बेच पाएगा। तो कोई देश में क्या होता है, इसीलिए व्यापार में क्या होता है
कि अगर वहाँ पर कोई चीज़ ज़्यादा हो रही, वहाँ से हमने ले लिया, और यहाँ पर हमारे पास जो ज़्यादा हो रही है हमने उसको दे दिया, ठीक है। तो ये सब लाभ होता है कई प्रकार का, ठीक। तमाम प्रकार की वस्तुएं हमको मिलती रहती हैं समय समय पर। ये व्यापार के तुलनात्मक लाभ हो गए। अगला प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न है, आर्थिक लगान से आप क्या समझते हैं? आर्थिक लगान से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न क्या है कि आर्थिक लगान से आप क्या समझते हैं? तो आर्थिक लगान की बात की जाए तो आर्थिक लगान एक जो है आधिक्य या बचत के रूप में प्रकट होता है, या उसके सामने हमारे जो है उसके रूप में हमारे सामने आता है, प्राप्त होता है। सामान्य शब्दों में अगर आप जो है आर्थिक लगान की परिभाषा देना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि केवल भूमि उपयोग के लिए, क्या केवल कोई भूमि है उसको उपयोग के लिए, केवल भूमि उपयोग के लिए दिया जाने वाला लगान आर्थिक लगान कहलाता है। लगान क्या होता है? मान लेते हैं जैसे भूमि की उन्नति पर व्यय की जाने वाली धनराशि का ब्याज, भूमिपति को जोखिम का पुरस्कार, भूमि प्रबंध का पुरस्कार आदि सम्मिलित नहीं होते हैं। इस प्रकार आर्थिक लगान कुल लगान का एक अंश होता है। प्रोफेसर रिकार्डो की परिभाषा समझते हैं, उसके बाद में और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो प्रोफेसर रिकार्डो ने जो है श्रेष्ठ भूमि की लागत तथा सीमांत भूमि की लागत के अंतर को ही आर्थिक लगान माना है। क्या? श्रेष्ठ भूमि की लागत और सीमांत भूमि की लागत के अंतर को आर्थिक लगान माना है प्रोफेसर रिकार्डो ने। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार बात की जाए तो उन्होंने कहा कि केवल भूमि ही नहीं वरन उत्पादन के अन्य साधनों मतलब कि साधन भी आर्थिक लगान प्राप्त कर सकते हैं। उनकी दृष्टि में आर्थिक लगान साधन की अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर अधिक या बचत जो है। अर्थात बात की जाए, मान लेते हैं कि आपके पास कोई खेत है, आपके पास 100 बीघे खेत है, तो पहले लगान देना पड़ता था उस खेत का, तो वही लगान होता है। कहने का मतलब ये है कि आपने कितना उत्पादन किया उसका उसका कुछ टैक्स आपको देना पड़ेगा सरकार को, या फिर मान लेते हैं कि आपने किसी दूसरे खेत में बोया तो उस व्यक्ति को देना पड़ेगा पर्टिकुलर, जो आपको लाभ प्राप्त हुआ उसका कुछ अंश। ओके, तो यही होता है लगान, ठीक है। भूमि के साधन जो है, भूमि एक उत्पादन का साधन है। भूमि पर आप कोई फसल उत्पादित करते हैं और उसमें जो आपने लाभ प्राप्त किया उसको बेचा, विनिमय किया, विनिमय के तदुपरांत आपको कुछ लाभ प्राप्त होगा, या लाभ नहीं भी हुआ तो आपको लगान देना ही पड़ेगा, चाहे आपकी फसल हो या ना हो। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। लगान होती ही ये आर्थिक लगान, सिंपल सी परिभाषा, भूमि के द्वारा। ठीक, समझ में आ गई बातें? आगे समझते हैं। आभास लगान क्या होता है, अगर पूछ रहे तो क्या बताएंगे? आभास लगान क्या होता है? तो डॉक्टर मार्शल कहते हैं आभास लगान के बारे में कि जो है सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग जो है अर्थशास्त्र में इन्होंने ही किया, प्रोफेसर मार्शल ने, आभास लगान का। और ये कहते हैं कि जिस तरह भूमि से लगान प्राप्त होता है उसी तरह उत्पादन के अन्य साधनों से भी अल्पकाल में लगान प्राप्त हो सकता है, कम समय में लगान प्राप्त हो सकता है उत्पादन के साधनों से। जैसे कि इसमें शर्त इन्होंने बताई, क्या शर्त बताई कि साधनों की अल्पकाल में पूर्ति जो होती है स्थिर होनी चाहिए, क्योंकि भूमि से प्राप्त आधिक्य को हम लगान कहते हैं। अतः प्रोफेसर मार्शल ने अन्य साधनों से प्राप्त आधिक्य को आभास लगान अर्थात जो है क्वासी रेंट कह करके पुकारा है। प्रोफेसर मार्शल ने अन्य स्रोतों के प्राप्त आधिक्य को आभास लगान कहा है। और प्रोफेसर मार्शल ने आभास लगान की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी है। जैसे कि बात की जाए द्रव्य, इन्होंने कहा प्रोफेसर मार्शल ने आभास लगान की परिभाषा को देते हुए कि द्रव्य लागत पर कुल आय के उस आधिक्य को आभास कहते हैं, मतलब कि आभास लगान कहते हैं, जो न्यूनाधिक उस समय की मांग की और पूर्ति के जो है घटना व संबंधों से प्रभावित होती है। एक व्यक्ति हैं प्रोफेसर सिल्वरमैन। प्रोफेसर सिल्वरमैन कहते हैं कि उत्पत्ति के उन सब साधनों की अतिरिक्त आय जिनकी पूर्ति दीर्घकाल में तो बढ़ाई जा सकती है परंतु अल्पकाल में स्थिर रहती है, आभास या अर्ध लगान कहलाती है। ठीक, अगर वस्तुतः बात की जाए तो आभास लगान यह सूचित करता है कि मशीन या पूंजीगत वस्तुओं की अल्पकाल में कम समय में आय उसके संचालन की अल्पकालीन लागत से कितनी अधिक है। कितना आप ज़्यादा कमा लिए हो मतलब कि कोई वस्तु, आप मशीन है उससे आप कौन चीज़ बनाए तो उसमें कितना आपने खर्चा किया और कितना आपने कमाया, तो जितना कमाया कितना ज़्यादा आपने कमाया। तो सार रूप में आभास लगान अल्पकालीन कम समय में लागत के ऊपर एक प्रकार की अल्पकालीन बचत होती है। कम समय में आपने कितना बचत किया वही आपकी क्या होती है, लगान होती है। तो वो चीज़ समझ में आई। ठीक है, तो ये बात हो गई आभास लगान के बारे में। अब बात की जाए, आगे प्रश्न आता है आपका जो है यहाँ पर केवल 5 प्रश्न यहाँ से करने हैं खंड, बाकी मैं बात कर रहा हूँ 200 शब्दों में। इस प्रश्न के उत्तर आपको लिखना होगा। लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न होंगे, इनके प्रश्नों के उत्तर को आपको 200 शब्दों में लिखना होगा। कुल मिलाकर के आपको 8 प्रश्न दिए जाएंगे, केवल और केवल 5 प्रश्न के उत्तर आपको देने होंगे। ओके, आगे समझते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है कि उत्पादन संभावना सीमा से आप क्या समझते हो? उत्पादन संभावना सीमा से आप क्या समझते हैं?
उत्पादन संभावना सीमा से आप क्या समझते हैं? प्रश्न क्या है कि उत्पादन संभावना सीमा से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्पादन संभावना सीमा से आप क्या समझते हैं? तो क्या लिखेंगे भाई? आप लिखेंगे कि जिस प्रकार व्यक्तियों के पास संसाधनों का क्या होता है? अभाव होता है, अर्थात कमी होती है। ठीक उसी तरह कुल मिलाकर के किसी अर्थव्यवस्था के संसाधन भी उस अर्थव्यवस्था में रहने वाले व्यक्तियों की सम्मिलित आवश्यकताओं की तुलना में सर्वदा सीमित होते हैं, अर्थात हमेशा सीमित ही होते हैं। ठीक है। और दुर्लभ संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग भी होते हैं। ठीक। तथा प्रत्येक समाज को यह निर्णय करना पड़ता है कि वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रत्येक संसाधन का कितनी मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिए या किया जाना है। दूसरे शब्दों में अगर बात की जाए तो प्रत्येक समाज को यह निर्णय लेना होता है कि विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए वह अपने दुर्लभ संसाधनों का विनिधान किस प्रकार करे। अर्थात कोनो संसाधन है वो कम सीमा में है, कि उसकी जो है मात्रा कम है और उस समाज में उसका प्रयोग करना है, उसके स्थान पर कोई दूसरी वस्तु भी मिल जा रही है और उस दूसरी वस्तु का उपयोग उसको किस प्रकार से करना है, इस प्रकार किस प्रकार से करना, उसी की विधि या प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्पादन संभावना सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादन संभावना सीमा कहते हैं। समझ में आ गई बातें? तो अर्थव्यवस्था में आगे लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था में दुर्लभ संसाधनों के विनिधान से विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के विशिष्ट संयोग उत्पन्न होते हैं। उपलब्ध संसाधनों की कुल मात्रा के परिप्रेक्ष्य में उन संसाधनों का विभिन्न रूपों में विनिधान संभव है और उससे सभी संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं के विभिन्न मिश्रणों को प्राप्त किया जा सकता है। उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकीय ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के सभी संभावित संयोगों के समूह को अर्थव्यवस्था का उत्पादन या फिर संभावना सीमा कहते हैं। समझ में आ गई बातें? तो ये हमने आपको बता दिए। उत्पादन संभावना सीमा की मान लेते कोनो साधन है यार आपके पास, ठीक है, साधन करने में मान लेते हैं आपके आपके समाज में मान लेते हैं कि कोनो चीज़ है, कोयला कम मात्रा में है और कोयले की खपत आपको करनी है, लेकिन कोयला के स्थान पर मान लेते हैं कि आपको कोई दूसरा मिल गया, साधन मिल गया। अब उसका उपयोग आपको किस प्रकार से करना है ताकि कोयला जो है सही तरीके से बचा रहे, तो ये चीज़ होती है। ठीक। या फिर उसका उपयोग कैसे करें ताकि वो भी सही तरीके से सुचारू रूप से में चल सके, तो ये चीज़ होती है। समझ में आ गई बातें? वही होती है उत्पादन संभावना सीमा। आगे आप अगला प्रश्न आपके समक्ष लिख सकते हैं कि अगला प्रश्न क्या है? मांग वक्र या मांग रेखा किसे कहते हैं? मांग वक्र या मांग रेखा किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। मांग वक्र या मांग रेखा किसे कहते हैं? फटाफट से बताने का प्रयास करें। मांग रेखा या मांग वक्र को हम क्या कहते हैं? जो है डिमांड जो है कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? डिमांड कर्व कहते हैं। ठीक। तो आप बात की जाए क्या होता है मांग वक्र का, आप क्या लिखेंगे कि जब मांग तालिका अर्थात डिमांड जो शेड्यूल होती है, जब मांग तालिका को एक रेखा के द्वारा हम व्यक्त करते हैं, जब मांग तालिका को हम एक रेखा के द्वारा व्यक्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मांग रेखा कहते हैं। ठीक। यह रेखा वस्तु विशेष की भांति जो है वस्तु विशेष की मांग की प्रवृत्ति को क्या करती है? बताती है। अन्य शब्दों में बात की जाए तो दूसरे शब्दों में परिभाषा आप सुनिएगा कि मांग रेखा क्या होती भाई? मांग रेखा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा एवं मूल्य के संबंध को व्यक्त करती है। मांग रेखा क्या व्यक्त करती भाई? मांग रेखा मांगी जाने वाली वस्तु की जो मात्रा होती है एवं उसका मूल्य होता है जो उसके संबंध में बताती है। तो मांगी जाने वाली जो मात्रा है क्या है भाई? एक बार फिर से सुनिए। मांग रेखा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा कितनी है और उसका मूल्य कितना है, अर्थात उसकी मात्रा कितनी है और उसका मूल्य कितना है, उसके संबंध को व्यक्त करती कौन? मांग रेखा। एक व्यक्ति हैं बात की जाए जॉन रॉबिन्स। जॉन रॉबिन्स की बात की जाए तो जो है जॉन रॉबिन्स की बात की जाए तो जॉन रॉबिन्स जो है कहती हैं कि क्या कहते हैं जॉन रॉबिन्स की मांग रेखा इस बात का प्रतिनिधित्व करती है कि एक बाजार में किसी विशेष समय में किसी एक बाजार में किसी विशेष समय में भिन्न भिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की कितनी मात्राएं क्रय की जाएंगी। मान लेते हैं कोनो बाजार है, उस बाजार में 5 दुकानें हैं किराने की, अब उसमें चीनी को खरीदना है मान लेते हैं। चीनी एक उदाहरण ले लो, तो चीनी मान लेते हैं, चीनी का उदाहरण आपको कि चीनी खरीदनी है तो क्या होगा? उस मांग कि उस 5 दुकानों में बाजार में चीनी जो है किसी पे 40 रुपए किलो मिल रही, कि 40 रुपए में 5 दुकान पर गए। अब 5 दुकानों पर 40 रुपए में
कितनी चीनी उसको मिली। तो एक दुकान पर मान लेते हैं 1.5 किलो मिली, एक दुकान पर 1 किलो मिली, एक दुकान पर आधा किलो मिली, एक दुकान पर जो है 3 पाव मिली। तो कहने का मतलब ये कि एक जो है मार्केट में अलग अलग स्थानों पर किसी वस्तु की भिन्न भिन्न मात्राओं या फिर भिन्न भिन्न मूल्यों पर मिली भिन्न भिन्न मात्राओं को ही एक प्रकार से मांग वक्र या फिर मांग रेखा दर्शाती है। ठीक, समझ में आगे बातें। क्या कहा, फिर से एक बार सुनिए कि मांग रेखा इस बात का प्रतिनिधित्व करती है कि एक बाजार में किसी विशेष समय में भिन्न भिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की कितनी मात्राएं कम की जाएंगी, कितनी मात्राएं क्रय की जाएंगी भिन्न भिन्न वस्तुओं की, और भिन्न भिन्न बात की जाए भिन्न भिन्न मूल्यों पर कितनी वस्तुएं जो है कितनी जो है मात्राएं मिलेंगी हमको जो है किसी एक समय में। ठीक, समझ में आगे बातें। एक बार फिर से सुनिए क्या कि मांग रेखा इस बात का प्रतिनिधित्व करती है कि एक बाजार में किसी विशेष समय में भिन्न भिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की कितनी मात्राएं क्रय की जाएंगी। ठीक है, कोनो एक समय है उस पे अलग अलग जो है मूल्यों पर और किसी वस्तु की जो मात्राएं होती हैं वो कितनी मात्राएं क्रय की जाएंगी, इसी बात को क्या कहते हैं, मांग रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। मांग रेखा बात की है तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक होती है व्यक्तिगत मांग रेखा और दूसरी होती है बाजार मांग रेखा। ओके, क्लियर हो गई बातें। अर्थात एक होती है इंडिविजुअल डिमांड जो है कर्व और दूसरा होता है कौन सा, मार्केट डिमांड कर्व। ओके, तो किसी विषय मतलब कि किसी व्यक्ति विशेष की मांग तालिका के आधार पर जो मांग रेखा खींची जाती है उसे व्यक्तिगत मांग रेखा, तथा संपूर्ण बाजार की मांग तालिका पर जो मांग रेखा खींची जाती है उसे मांग जो है उसे क्या कहते हैं, उसे हम बाजार मांग रेखा कहते हैं, फिर जो है मार्केट कर्व कहते हैं। ठीक है, मार्केट डिमांड कर्व। समझ में आ गई बातें, आगे समझते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, मांग की आड़ी लोच किसे कहते हैं। मांग की आड़ी लोच किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। मांग की आड़ी लोच किसे कहते हैं, फटाफट से बताने का प्रयास करें। मांग की आड़ी लोच किसे कहते हैं, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मांग की आड़ी लोच क्या होती है भाई। मांग की आड़ी लोच की बात की जाए तो मांग की आड़ी लोच क्या होती है, तो क्या होता है भाई, जब दो वस्तुओं की मांग क्या हो, परस्पर इस प्रकार से संबंधित होती हैं। जब दो वस्तुओं की मांग परस्पर इस प्रकार से संबंधित हो सकती हैं, क्या होता है, जब दो वस्तुओं की मांग परस्पर इस प्रकार से संबंधित हो सकती है कि एक वस्तु का मूल्य अगर परिवर्तन होता है, एक वस्तु के मूल्य में घटोतरी या बढ़ोतरी होती है तो दूसरी वस्तु की मांग में भी घटोतरी या बढ़ोतरी अर्थात परिवर्तन हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई दो वस्तु हैं, उन दो वस्तुओं की मांग में अगर क्या होता है, उन दो वस्तुओं के एक प्रकार से बात की जाए मूल्य में अगर परिवर्तन होता है, किसी वस्तु के एक मूल्य में परिवर्तन होता है दूसरे मूल्य में ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाए। जैसे मान लेते हैं कि गन्ना, अब गन्ने के मूल्य में मान लेते हैं कि या फिर कोई दूसरा वस्तु मान लेते हैं, मान लेते हैं पेट्रोल के मूल्य में बढ़ोतरी हो जाए तो मोबिल के मूल्य में बढ़ोतरी हो जाए या फिर डीजल के मूल्य में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से कि जब एक वस्तु के मूल्य में बढ़ोतरी हो और फिर उसी के द्वारा दूसरे वस्तु में भी बढ़ोतरी या घटोतरी हो जाए तो इसी को कहते हैं क्या, मांग की आड़ी लोच। अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर एक वस्तु की मांग में जो परिवर्तन दूसरी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है तो उसे ही हम मांग की आड़ी लोच कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। मांग की आड़ी लोच की जो सूत्र होता है, मतलब कि जब एक वस्तु की मांग, सिंपल समझो कि दो वस्तु है, दो वस्तु में अगर कोनो वस्तु के मांग एक कोनो परिवर्तन हो जाते किसी एक वस्तु में तो दूसरी वस्तु के मांग में परिवर्तन मतलब कि उसके जो मूल्य में, मांग बोल दिया, दो वस्तुएं हैं। अब कोनो वस्तु है वो 40 रुपए किलो बिक रही थी या 30 रुपए किलो बिक रही थी, 30 रुपए किलो बिक रही थी, और मान लेते हैं वो 40 रुपए किलो बिकने लगे तो ऑटोमेटिक जो दूसरी वस्तु होगी वो भी उसके मूल्य में भी परिवर्तन हो जाए। सोचिए कि किसी एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने के तदुपरांत किसी दूसरे वस्तु में जो कि उसकी पैरेलल चल रही थी उसमें भी परिवर्तन हो जाता है, तो इसी को मांग की आड़ी लोच कहते हैं। ठीक है, मांग की आड़ी लोच की सूत्र होता है क्या, कि क्या होता है भाई मांग की आड़ी लोच का सूत्र, कि x वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे y वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन। मान लेते हैं कोनो वस्तु थी उसमें जो है क्या हो गया अनुपातिक परिवर्तन, मान लेते हैं कि 40 रुपए किलो जो है चीनी थी, 30 रुपए किलो चीनी हो गई है, तो 30 रुपए किलो मतलब कि 10 रुपए की घटोतरी, तो 10 यहाँ पर लिखेंगे। मान लेते हैं कि अब चीनी के तदुपरांत चाय पत्ती, अब चाय पत्ती जो है मान लेते हैं कि आपको कितने रुपए की मिलती थी भाई, चाय पत्ती 20 रुपए की मिलती थी, उसमें घटोतरी होगी, चाय पत्ती आपको 10 रुपए में मिलने लगी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा परिवर्तन होगा, तो इसमें 10 का भी परिवर्तन होगा, 0 0 मतलब कि एक प्रकार से एक का,
तो एक होगा क्या, मांग की आड़ी लोच क्या हो गई, एक हो गई। मान लेते हैं इसमें 10 रुपये की चाय पत्ती थी तो 5 रुपये ही मान लेते हैं बिक रही, तो 5 का परिवर्तन होता, 5 यहाँ पर, 5 कम 5, 5 दूना 10, तो 2 क्या होगी, आड़ी लोच होगी दोनों वस्तुओं की। ठीक, आगे समझते हैं अगला प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न है, अपूर्ण प्रतियोगिता का क्या अर्थ है और इसके क्या कारण हो सकते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता का क्या अर्थ है तथा इसके क्या कारण हो सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपूर्ण प्रतियोगिता का क्या अर्थ है तथा इसके क्या कारण हो सकते हैं। बात की जाए अपूर्ण प्रतियोगिता की, तो अपूर्ण प्रतियोगिता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जो है क्या कहते हैं भाई, अपूर्ण प्रतियोगिता को जो है इम्परफेक्ट कंपटीशन। ओके, ध्यान रखेंगे इसका अर्थ क्या होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन का। अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ है कि पूर्ण या फिर विशुद्ध प्रतियोगिता के अपूर्णताओं की उपस्थिति, अर्थात जब पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं में से किसी भी दशा का अभाव होता है तो उसे अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति कही जाती है। ओके, अपूर्ण प्रतियोगिता के कई कारण हो सकते हैं। अब अपूर्ण प्रतियोगिता के कारण मैं आपको बता दूं, मतलब कि अपूर्ण प्रतियोगिता मतलब समझ गए बात है ना, कि पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं में से किसी भी दशा का अभाव होता है तो उसे अपूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। जब भी क्या हो, प्रतियोगिता पूर्ण रूप से नहीं होती तो उसी को अपूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब हम बात करें कि आखिरकार इसके कई कारण हो सकते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता कैसे होती है भाई। पहला कारण ये होता है कि जब कोनो क्रेता अर्थात जो खरीदने वाला होता है या विक्रेता जो बेचने वाला होता है उसकी संख्या क्या हो जाए, कम हो जाए। जब क्रेता या विक्रेताओं की संख्या कम हो जाती है तो अपूर्ण प्रतियोगिता आती है। ओके, दूसरी बात क्या हो सकती है कि क्रेता और विक्रेताओं की जो है अज्ञानता अगर है, क्रेता या विक्रेता अगर अनभिज्ञ है, नहीं जानते हैं रेट वगैरह बाजार का, तो भी अपूर्ण प्रतियोगिता होती है। तीसरी बात क्या होती है, वस्तु की इकाइयों में वास्तविक एवं काल्पनिक अंतर। जब भी वस्तुओं की इकाई में अर्थात वस्तुओं के रेट में या फिर उसकी इकाई में वास्तविक या काल्पनिक अंतर होता है तो भी क्या होता है, अपूर्ण प्रतियोगिता का कारण हो सकता है। ओके, तो अपूर्ण प्रतियोगिता का क्या हो सकता है, कारण हो सकता है। और चौथी बात क्या भाई, चौथा कारण क्या हो सकता है, क्रेताओं की सुस्ती अथवा जो है अगतिशीलता। मतलब अगर क्रेता जो है थोड़ा सा सुस्त रहेंगे, यानी जो क्रेता अर्थात जो खरीदने वाले होंगे उनको क्रेता, जो बेचने वाले तो उनको विक्रेता, तो क्रेता अगर सुस्त हैं खरीदने वाला तो भी क्या हो जाएगा, तो भी अपूर्ण प्रतियोगिता ही होगी। ठीक है, उनको पहना देंगे। ठीक है, और पांचवी चीज़ क्या होती है भाई, पांचवी चीज़ होती है कि ऊंचा यातायात व्यय। अगर क्या हो भाई, अगर ऊंचा हो यातायात व्यय, यातायात माने कि अगर मान लेते हैं कि किराया ज़्यादा हो उस मार्केट में जाने का, अर्थात रेट ज़्यादा हो मार्केट का, तो उससे भी कहीं ना कहीं पे अपूर्ण प्रतियोगिता बढ़ती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे नहीं व्यापार करने के लिए, तो अपूर्ण प्रतियोगिता हो जाएगी। प्रतियोगिता माने जैसे मान लेते हैं कि बाजार में देखे होंगे आपकी, जैसे कि दुकान जो होती है कहीं पर, जैसे कि अगर मोबाइल की दुकान है तो आपके 10-12 मोबाइल की दुकान मिल जाएंगी, तो उसमें क्या होती है, पूर्ण प्रतियोगिता होती है। क्योंकि अगर कोनो कामी फलाम 10 रुपये पत्ता बेच रहा है और बगल में कोनो 20 में बेच रहा है, तो भाई उसके वहाँ कोनो नहीं लेगा, उसको भी 10 रुपये में बेचना पड़ेगा, क्योंकि बगल वाला 10 में बेच रहा है। ये होता है प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, कंपटीशन। ठीक है, तो ऐसे ही होता है भाई। अपूर्ण प्रतियोगिता कब होगी, जब या तो क्रेता सुस्त होगा, उनको पहना दिया। ठीक है, या क्या हो, क्रेता और विक्रेता क्या हो, अनभिज्ञ हो। अगर विक्रेता नहीं जानता है बेचना तो इसे पहना देगा, कितने में दे दिया कुछ पता ही नहीं है। क्रेता अगर नहीं जानता तो भी वो, जैसे 10 रुपये की निरमा मिलता था तो 12 दे दिया तो ले आएगा, हाँ भैया 12 रुपये मिल गया। तो ये चीज़ होती है। ठीक, और ख़ास करके जब जो है औरतें शॉपिंग के लिए जाती हैं तो क्या होता है कि जब मार्केट में गई और वहाँ पर कोनो साड़ी उनको पसंद आ गई या फिर कोनो चीज़ पसंद आ गया, तो कहेंगी कि हाँ मतलब ये कितने की है, तो बता देगा, मतलब कि 500 रुपये वो ज़्यादा जोड़ करके बताता है। साड़ी में से 3000 की साड़ी थी तो 3500 40 4000 बता देगा। या मानते हैं 400 की साड़ी थी तो 900 बताएगा सीधे सीधे। अब उसमें से कहेंगे 900 नहीं, 400 की साड़ी थी, तो ये सब कहेंगे नहीं 500 देंगे, तो कहेगा ना ना नहीं बहन जी, 700 रुपये से मैं एक पैसा नीचे नहीं लूँगा। तो क्या ये सब धीरे धीरे करेंगे, नहीं नहीं अच्छा ठीक है ठीक है, 600 ले लो, अच्छा 600 ले लो, नहीं नहीं आपके लिए बता रहा हूँ एक दाम है 650 रुपये दे दीजिए, मैं साड़ी पैक कर दे रहा, ले लीजिए 650 एक दाम आपके लिए, बस केवल पूरे मार्केट में आपको ऐसी साड़ी नहीं मिलेगी, और आप के गांव में भी कोई ऐसा साड़ी नहीं पहनता होगा, और आप पे साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। बस इतना बोल दिया कि आप पे साड़ी बहुत अच्छी लगेगी, बस भाई 650 निकल गया, और 400 की साड़ी 650 में बेच दिया, 250 रुपये उसका मुनाफा हो गया ना। तो ये होता है अगर थोड़ा सा भी सुस्त हो, तो ये अपूर्ण प्रतियोगिता का द्योतक है। अपूर्ण प्रतियोगिता आपकी समझ में आ गई, क्लियर होगी बातें, आगे समझते हैं।
अगर आपसे पूछे फर्म क्या होता है, प्रतिनिधि फर्म क्या होता है, तो प्रतिनिधि फर्म क्या होता है, प्रोफेसर मार्शल कहते हैं, क्या कहते हैं प्रोफेसर मार्शल, कि प्रतिनिधि फर्म एक ऐसी फर्म होती है, फर्म माने कंपनी, बनाने का जो एक प्रकार से बात की जाए, जो वस्तु या उत्पादन के साधन को बनाता है या बनाती है, उसी को हम फर्म कहते हैं। ठीक, तो प्रतिनिधि फर्म एक ऐसी फर्म होती है जिसका काफ़ी लंबा जीवन रहा हो, जिसे पर्याप्त सफलता मिल चुकी हो, जिसका प्रबंध सामान्य योग्यता द्वारा किया जाता हो, जिसे उत्पादन की कुल मात्रा के परिणाम स्वरूप सामूहिक उत्पत्ति की बाह्य या आंतरिक बचतें प्राप्त होती हैं, जबकि उत्पादित वस्तुओं की किस्म या श्रेणी उसके विक्रय की दशाओं तथा आर्थिक वातावरण को ध्यान में रखा जाता रहा हो। ओके, ये बात क्लियर होगी आपकी। आगे समझते हैं अगला प्रश्न। छठवां नंबर प्रश्न है, सार्वजनिक वस्तुएं किसे कहते हैं। सार्वजनिक वस्तुएं किसे कहते हैं भाई, जो है पब्लिक गुड्स, जिसको आप कहते हैं पब्लिक गुड्स। तो पब्लिक गुड्स क्या होती हैं, सार्वजनिक वस्तुएं। सार्वजनिक वस्तुओं को क्या कहते हैं भाई, इसका मतलब क्या हो, सार्वजनिक वस्तुएं किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे कि सार्वजनिक वस्तुओं से तात्पर्य ऐसी वस्तुएं से लगाया जाता है, जैसे कि बात की शिक्षा हो गई, सार्वजनिक वस्तु है, स्वास्थ्य हो गया, सुरक्षा हो गया, सड़क हो गया, रेल हो गया, पुल हो गया, ये सब क्या हैं, सार्वजनिक वस्तुएं हैं। ठीक, तो सार्वजनिक वस्तुओं का तात्पर्य ऐसी वस्तुओं जिससे क्या हो, जिनके उपयोग या का बंटवारा नहीं किया जा सकता, और जब इनकी पूर्ति होती है तो समाज में सभी लोगों के लिए समान रूप से, बराबर रूप से उपलब्ध होती है। इस प्रकार की वस्तुओं का जो है संयुक्त उपयोग अर्थात ज्वाइंट एक प्रकार से कंज्यूम्पशन होता है, तथा इस मतलब इनके संबंध में अलगाव या क्या होता है, अपवर्जन सिद्धांत क्या करता है, अपवर्जन सिद्धांत होता है। इसका अर्थ ये है कि ये वस्तुएं अविभाज्य होती हैं, अनडिविजिबल होती हैं, और जिनके परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत वस्तुओं की तरह इनसे उत्पन्न लाभ को बाजार मूल्य पर खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है। किसी देश के सभी लोग, एक बार फिर से सुनिए, किसी देश के सभी लोग इनका उपयोग समान रूप से करते हैं। किसी भी व्यक्ति को इनके उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह उनके मतलब इनके लिए उपयोग मतलब कि भुगतान नहीं कर रहा है। इन वस्तुओं को विशुद्ध सार्वजनिक वस्तु अर्थात प्योर पब्लिक गुड्स कहा जाता है। आपको बता दें सार्वजनिक वस्तुएं क्या, जैसे कि मान लेते हैं सरकार के द्वारा कोनो योजना लाई गई तो सार्वजनिक वस्तु है। सरकार के द्वारा कुछ आपको दिया जा रहा है, सार्वजनिक वस्तु है। सरकार के द्वारा आपको क्या दिया गया, स्कूल दिया गया, सार्वजनिक वस्तु। सार्वजनिक कार्यालय, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, आपको लिखा नहीं था सार्वजनिक कीजिए, तो वो सब सार्वजनिक है। मतलब कि जो जिसका समान रूप से पूरी की पूरी जनता उपयोग कर सके, वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की ना हो, किसी व्यक्तिगत जो है व्यक्ति की ना हो, उसी को हम कहते हैं। ठीक, सार्वजनिक वस्तु आपके समझ में आ गई। आगे समझते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समझ में जो है, अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न 7वां नंबर, कि व्यापार की शर्तों को परिभाषित कीजिए तथा व्यापार की शर्तों पर कौन कौन से घटक प्रभाव डालते हैं। व्यापार की शर्तों को प्रभावित कीजिए, मतलब क्या पूछा जा रहा है कि व्यापार की शर्तों को जो है शर्तों को परिभाषित कीजिए तथा व्यापार की शर्तों पर कौन कौन से घटक प्रभाव डालते हैं। कौन कौन से घटक जो है प्रभाव डालते हैं, ये बात करते हैं भाई व्यापार की शर्तें कौन कौन सी है। तो प्रोफेसर वाल्टर क्रूज महोदय कहते हैं व्यापार की शर्तों की परिभाषा को देते हुए कि आयात और निर्यात करने वाले देशों के मध्य लाभ का वितरण प्रचलित व्यापार शर्तों पर निर्भर करता है। जितनी अनुकूल व्यापार शर्तें होंगी, उतना ही किसी देश को व्यापार से उत्पन्न कुल लाभ से अधिक प्राप्त होगा। कहने का मतलब व्यापार की शर्तों का सूत्र हमने आपको बता ही दिया था कि व्यापार की शर्तें बराबर क्या होता है, आयात का समस्त मूल्य बटे निर्यात का समस्त मूल्य बराबर व्यापार की शर्तें। ओके, प्रोफेसर रोस्टो महोदय कहते हैं कि व्यापार की शर्तें उन अनेक शक्तियों के शुद्ध प्रभाव की सुविधाजनक सूचक होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर क्रिया करती हैं, मतलब कि किया करती हैं, और व्यापार में शामिल राष्ट्रों के कल्याण में होने वाले परिवर्तनों पर प्रभाव के अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। ओके, क्लियर होगी बातें। व्यापार की शर्तों की बात की जाए तो इस पर कौन कौन से घटक प्रभाव डालते हैं। पहला घटक कौन सा होता है आपका, विदेशी मांग की लोच। विदेशी मांग की लोच जो होती है वो व्यापार की शर्तों पर जो है प्रभाव डालती है। दूसरी कौन सी बात, दूसरा कौन सा घटक होता है, स्वदेश की पूर्ति की लोच। चाहे विदेश की मांग की लोच हो, चाहे स्वदेश की पूर्ति, मतलब कि विदेश की मांग की लोच, विदेश की मांग कितनी है, उसकी लोच कितनी है। मांग की लोच के बारे में हमने आपको बता ही दिया था कि मांग की लोच क्या है। तो विदेशी मांग की लोच कितनी है, मतलब कि किस तरीके से उस पर निर्भर करता है, वो घटक होता है, प्रभाव डालता है व्यापार की शर्तों पर। और स्वदेश की पूर्ति की लोच, जो पूर्ति होती है उसकी लोच, अर्थात स्वदेश में कितनी पूर्ति हो पा रही है उसकी लोच जो होती है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और तीसरा क्या होता है भाई, तीसरा आयातक देश की मांग का आकार कैसा, उसके हिसाब से।
चौथा जो घटक होता है कौन सा होता है, प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता। प्रतिस्थापन वस्तु का मतलब होता है कि इसे मान लेते हैं कि टाटा की चाय पत्ती है मार्केट में और उससे उसकी उसी के स्थान पर एक जो है तुलसी की चाय पत्ती भी आ जाए। टाटा की चाय पत्ती और तुलसी की चाय पत्ती, आप दोनों क्या अगर मान लेते हैं टाटा की चाय पत्ती आपको नहीं मिलती तो तुलसी से आप काम चला लेंगे, तुलसी की चाय पत्ती नहीं मिलती तो टाटा से आप काम चला लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक वस्तु के एक वस्तु की जो उपयोगिता थी व्यक्ति के लिए, उस उपयोगिता को पूरा करने के लिए कोई दूसरी वस्तु उसी के कैटेगरी की आ जाए तो वो होती है आपकी कौन सी, स्थापन वस्तुएं। मतलब कि अगर चलो मान लेते हैं कि टाटा नमक था, आप कोनो सस्ते नमक खा लेंगे, या रेड चीफ का जूता था, नहीं हम रेडीदार से पहन लेंगे। तो ये चीज़ होती है। तो मतलब जब एक वस्तु के स्थान पर कोई दूसरी वस्तु उसी के कैटेगरी की आ जाए, उसी के क्वालिटी की आ जाए तो वो चीज़, ठीक, वो चीज़ स्थापन वस्तुएं होती हैं। ठीक, समझ में आ गई बातें। तो प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता अगर है तो उसके वो भी डिपेंड करता है व्यापार की शर्तों पर कि व्यापार की शर्तें कैसी होंगी। वहीं आपको बात की जाए पांचवा होता है जो है व्यापार की शर्तों का घटक, वो कौन सा होता है आपका, विनिमय दर कैसी है, विनिमय की दर जो है, रेट कैसा है विनिमय का, वो कैसा है। और छठवां जो घटक निर्भर करता है वो राजनीतिक गुटबंदी। राजनीतिक गुटबंदी कैसी कैसी का है, किस देश से क्या क्या मतलब है और क्या क्या, वो चीज़ भी व्यापार की शर्तों पर घटक डालता है, खास करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर। ओके, ध्यान रखेंगे, इतनी बात क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, दुर्लभता लगान एवं योग्यता लगान को समझाइए। दुर्लभता लगान एवं योग्यता लगान को समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दुर्लभता लगान और योग्यता लगान क्या है भाई, दुर्लभता लगान एवं योग्यता लगान को समझाइए। दुर्लभता लगान क्या होता है और योग्यता लगान क्या होती है, इनको समझाने के लिए आपसे प्रश्न पूछा गया है। दुर्लभता लगान क्या होती है इसको समझ लीजिए पहले। तो दुर्लभता लगान की बात की जाए तो दुर्लभता लगान भूमि के उपयोग के लिए दी गई वह कीमत होती है जो कि जो है इस कारण से दी जाती है कि भूमि की पूर्ति भूमि की मांग की तुलना में सीमित होती है। स्टोनियर महोदय एक व्यक्ति हैं और हेग हैं। तो स्टोनियर और हेग महोदय कहते हैं, उन्होंने दुर्बलता लगान की व्याख्या करते हुए कहा, क्या कहा, दुर्लभता या जो है दुर्लभता दुर्बलता या फिर दुर्लभता लगान बोल सकते हैं। दुर्लभता लगान की व्याख्या करते हुए कहा, क्या कहा कि दुर्लभता लगान भूमि की दुर्लभता तथा सीमितता के कारण उपलब्ध होता है। यह बात जो है विशुद्ध दुर्लभता लगान की एकमात्र मुख्य विशेषता है। उत्पत्ति के अन्य साधनों की कीमतों में वृद्धि दीर्घकाल में प्रायः उनकी पूर्ति में भी वृद्धि करती है, परंतु लगान में होने वाली वृद्धि से भूमि की पूर्ति में वृद्धि होना लिखा है जो है संभव नहीं है। कहने का मतलब है कि भूमि के साधन जो है, मतलब भूमि जो है उत्पादन का एक ऐसा साधन है जो कि सीमित है, जो बढ़ नहीं सकता। तो इस प्रकार के साधनों पर एक प्रकार से दुर्लभता लगान होती है भूमि के साधनों की, ठीक है। और बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो बात की जाए अगर जो है योग्यता लगान की, तो योग्यता लगान क्या होता है। योग्यता लगान की बात की जाए तो प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि एक मनुष्य को जो आय अपनी दुर्लभ तथा प्राकृतिक योग्यता के कारण प्राप्त होती है उसे योग्यता लगान अर्थात रेंट ऑफ एबिलिटी कहते हैं। अर्थात जो उसकी योग्यता के हिसाब से या प्राकृतिक योग्यता के हिसाब से या दुर्लभता के हिसाब से उसको मिलती है, उसी को क्या कहते हैं, योग्यता लगान कहते हैं। समझ में आ गई बातें। तो योग्यता लगान के विचार की व्याख्या करते जो है अगर हम करें तो किस प्रकार से कर सकते हैं, लिखेंगे आप कि जिस प्रकार भूमि की उर्वरता में भिन्नता पाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से उत्पादक की कार्यकुशलता यानी दक्षता भी अलग अलग होती, भिन्न भिन्न होती है। अन्य शब्दों में कहें तो सीमांत उत्पादक की तुलना में अन्य दक्ष उत्पादक जो कि लाभ अर्जित करते हैं वही योग्यता का लगान कहलाता है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। साधारण परिस्थितियों में लोगों की आय में योग्यता के लगान का अंश बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे अवश्य होते हैं जिन्हें अपनी आय का एक बड़ा अंश दुर्लभ योग्यता के कारण प्राप्त होता है। स्मरण रहे कि विशेष शिक्षा या प्रशिक्षण के कारण होने वाली आय योग्यता का लगान नहीं होती है, वरन वह तो विनियोजित पूंजी का प्रतिफल मात्र होती है जो शिक्षण या प्रशिक्षण के द्वारा आय प्राप्त होती है। इस प्रकार योग्यता का लगान प्रतिदेन मतलब कि प्रति की देन का पुरस्कार है जो कि सदैव ही दुर्लभ होती है। ओके, ये बात क्लियर होगी आपकी। तो ये हो गया इसका जो है उत्तर। अगला प्रश्न है 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न क्या है भाई, 9वां नंबर प्रश्न है कि अवसर लागत किसे कहते हैं, इसका महत्व लिखिए। अवसर लागत किसे कहते हैं, इसका महत्व लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अवसर लागत को लेकर के, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अवसर लागत क्या है भाई, अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कास्ट जो होती है उसे वो क्या कहते हैं, इसका महत्व क्या है। तो अपॉर्चुनिटी जो है लागत की बात की जाए तो इसको लेकर के हमने सेपरेटली वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। हालांकि मैं बता दूं आपको, तो ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्रियों ने वास्तविक लागत तथा रियल कास्ट के विचार में संशोधन किया।
क्योंकि उनका विचार ये था कि वास्तविक लागत के तथ्य को मतलब कि उसके तथ्य में कष्ट, त्याग ये सब मनोवैज्ञानिक तत्व भी शामिल हैं और जिन्हें मुद्रा के मापदंड द्वारा मापा नहीं जा सकता है। और इसी कारण इन्होंने वास्तविक लागत के स्थान पर अवसर लागत का प्रयोग किया। क्या? वास्तविक लागत के स्थान पर अवसर लागत का प्रयोग ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्रियों ने किया। अर्थशास्त्र का मौलिक सिद्धांत यह है कि आर्थिक साधन आवश्यकताओं की तुलना में सीमित होते हैं और किसी वस्तु के उत्पादन का अर्थ दूसरी वस्तु या उत्पादन के मतलब वस्तुओं के उत्पादन से वंचित होना होता है। तो अवसर लागत क्या होती है? बेनहम कहते हैं कि किसी वस्तु की, क्या कहते हैं बेनहम? कि किसी वस्तु की अवसर लागत वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प होती है जिसका उत्पादन उन्हीं उत्पत्ति के साधनों के द्वारा उसी लागत पर उस वस्तु के विकल्प के रूप में किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? अवसर लागत कहते हैं। समझ में आ गई बातें? किसी वस्तु की अवसर लागत वह सर्वश्रेष्ठ लागत होती है, वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प होती है जिसका उत्पादन उन्हीं उत्पत्ति के साधनों पर, उन्हीं उत्पत्ति के साधनों उत्पत्ति के साधनों द्वारा उसी लागत पर उस वस्तु के विकल्प के रूप में होती है। मान लेते हैं कि विकल्प बना दिया, स्थापन वस्तुएं जिसको आप कहते हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं, ये सब अवसर लागत के द्वारा ही बनाई जा सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि एक वस्तु है, उसका मार्केट पर अधिपत्य है, लेकिन उतने ही रेट में, उतने ही साधनों का प्रयोग करके आप कोई दूसरी चीज़ बना दें जो कि एक प्रकार से उसे ज़्यादा दे हो वो चीज़। ठीक। अवसर लागत का कई महत्व होता है। पहला महत्व ये होता है कि लगान का आधुनिक सिद्धांत जो होता है अवसर लागत के तथ्य पर ही आधारित होता है। ठीक। और लगान का आधुनिक सिद्धांत यह बताता है कि लगान अवसर लागत के ऊपर अतिरेक होए। ओके। दूसरा इसका महत्व ये है कि यह तथ्य उत्पत्ति के सीमित साधनों के वितरण में सहायता प्रदान करता है और अवसर लागत के सिद्धांत के अनुसार सीमित साधन जो अनेक वैकल्पिक प्रयोगों में मांगा जाता है उसी को एक चुने हुए मतलब कि चुने गए प्रयोग में कम से कम इतना अवश्य मिलना चाहिए जितना उसे श्रेष्ठता वैकल्पिक प्रयोग में मिल रहा है। अतः अवसर लागत का तथ्य साधनों के वितरण की क्रिया को सफल बनाना होता है। तीसरी बात क्या भाई? तीसरा इसका महत्व ये है कि लागत के परिवर्तन का मतलब कि लागत के परिवर्तन पर प्रकाश डालता है। लागत के परिवर्तन पर प्रकाश डालता है अवसर लागत। और अवसर लागत के विचार से यह विश्लेषण किया जा सकता है कि फर्म की लागत किस सीमा तक अपने उत्पादन के साथ परिवर्तित हो सकती है। ओके। तो ये थी एक प्रकार से कुल मिलाकर के अवसर लागत के बारे में महत्व इसका, तो हमने बता दिया आपको। अब आपके दीर्घ टाइप के प्रश्न आ चुके हैं, केवल 2 प्रश्न यहाँ से आपको करने पड़ेंगे एग्जाम में। ओके। खंड सा की मैं बात करूँ 500 शब्दों में इस प्रश्न के उत्तर आपको लिखना होगा। अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग तरीके से होता है, जिनका लिखित पेपर होगा उनमें ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष 10वां नंबर प्रश्न क्या है कि सीमांत उत्पादन संभावना सीमा से आप क्या समझते हैं? क्या सीमांत उत्पादन संभावना सीमा अर्थात प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से आप क्या समझते हैं? और विस्तृत वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इसकी आप व्याख्या करिएगा, मतलब कि इसकी व्याख्या मैं देखूंगा, जल्दी करने का प्रयास करूंगा, लेकिन आप आपकी सीरीज में हो तो पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर, चूंकि बहुत बड़ा है मैं इसको बता नहीं सकता, एग्जाम मतलब वो समझ में नहीं आएगा आपके। अगला प्रश्न है उपभोक्ता की बचत क्या होती है? मार्शल तथा हिक्स के दृष्टिकोण में क्या अंतर होता है? इसको बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम से में आ सकता है। वहीं अगला प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा। क्या 12वां नंबर प्रश्न क्या है? तटस्थता वक्र विश्लेषण क्या है? तटस्थता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन पर कीमत मतलब कि संतुलन पर कीमत परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रभाव को दर्शाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम से में आ सकता है। वहीं अगला प्रश्न आपसे एग्जाम से पूछा सकता है, कौन सा? 13वां नंबर प्रश्न देखेंगे। एकाधिकार का अर्थ बताइए। एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य तथा उत्पादन किस प्रकार निर्धारित किया जाता है? इसको भी बताएं। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 14वां नंबर प्रश्न है कि डेविड रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। ओके। आगे बात की जाए तो अभी आप लोगों ने रात के 8 बजे से क्लास हुई थी, आप लोगों ने सॉल्व मॉडल पेपर देखा होगा बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, हिंदी साहित्य का। ठीक है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पेपर ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं, तो उसका हमने सॉल्व कर दिया है आपका पेपर, ये हिंदी का आप देख सकते हैं। आप अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होने वाली है अभी, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये लेक्चर। और इससे पहले डीडीयू मतलब कि यूनिवर्सिटी का सॉल्व करवाया था, उसका भी देख लीजिएगा। और हमने कानपुर विश्वविद्यालय का सॉल्व करवाया हिंदी का, वो भी देख लीजिएगा। ये सभी ऑब्जेक्टिव के मॉडल पेपर थे। और लिखित वाला मॉडल पेपर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का हमने दे दिया है आपको। और हमने किसका दे दिया भाई? हमने आपको एक विश्वविद्यालय और हुआ था उसका भी दे दिया तो वो दोनों पेपर आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लिखित वाले 2-3 मॉडल पेपर हमने दे दिए और ऑब्जेक्टिव वाले मतलब कि पेपर दे दिए यूनिवर्सिटी में कैसे पेपर आते हैं, तो ये अभी आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपकी 75 इंपॉर्टेंट प्रश्न उसमें पूछे गए थे, ध्यान रखेंगे।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखिएगा।